हिंदुस्तान के पास हथियार बहुत है, टाइम नहीं है। और जो लोग भारत के चिकन नेक काटने का, नॉर्थ ईस्ट काटने का सपना देख रहे हैं, शायद उनका सपना उसके बाद टूट जाएगा। राफेल उड़ेंगे और ये जो ढाका की गलियों में क्रांति की लहरें गुंजायमान हैं, उन्हीं हॉस्टलों और उन्हीं यूनिवर्सिटीज के ऊपर से लो फ्लाई करता हुआ राफेल सोनिक बूम के साथ जब गुजरेगा ना दोस्त, हॉस्टलों के कांच, खिड़कियां उनकी, वो सब एक साथ तितर बितर चकनाचूर हो जाएंगे। और सोनिक बूम के साथ तुम्हारे हौसले जब पस्त हो जाएंगे, उसके बाद इंडियन आर्मी घुसेगी ढाका में। तीस्ता नदी को पार करके T-90 टैंक घुसेंगे और रंगपुर डिवीजन अलग हो जाएगा। चीन को तुमसे कोई बहुत लेना देना है नहीं, तुम अकेले पड़ जाओगे और तुमको फिर उस समय याद आएगी तुम्हारे औकात, तुम्हारे हैसियत की। दर्शकों, ढाका में बैठे कुछ नौसिखिया नेता, स्टूडेंट्स यूनियन के लोग और स्टूडेंट नेता कह लीजिए, स्टूडेंट लीडर कह लीजिए, आजकल ये सपना देखने लगे हैं भारत के नॉर्थ ईस्ट को कब्जाने की, दिल्ली कब्जाने की। अब जाने सपने में तो आप कुछ भी कब्जा लीजिए, सपना है तो केवल नॉर्थ ईस्ट क्यों, पूरा भारत कब्जा लो। लेकिन एक बात ध्यान रखना दोस्त, ये जो ढाका की सड़कों और गलियों में खड़े होके दिल्ली का सर कलम करने का सपना देख रहे हो, बचोगे नहीं। और तुम्हारे लिए अगर तुम कुछ सोच रहे हो तो ये ध्यान रखना, वो जो एक डायलॉग है गेम ऑफ थ्रोन्स का, विंटर इज कमिंग, ध्यान रहे दोस्त, सर्दियां आ रही हैं और जब जब सर्दियां आती हैं, इंडियन आर्मी जो है अपने ईस्ट में कोई सर्जरी करनी हो तो विंटर इज कमिंग। ये कोई धमकी नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई धमका रहे हैं ढाका को, हम लोग बस ये बता रहे हैं कि क्या क्या ढाका के साथ हो सकता है। और बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों से कोई भी भारत को धमकी दे रहा है, कोई भी कुछ भी बोल रहा है। एक हादी साहब थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनको किसने निपटाया, इस पर हम लोग अलग से वीडियो करेंगे। लेकिन खुद बांग्लादेश की पुलिस, वहां की जांच एजेंसीज क्या कह रही हैं, जरा सुन लेते हैं। শেষেরটাই বলি, শেষ অবস্থানটা কোথায় এটা জানলে তো আমরা আপনাদের সামনে হয়তো এই ব্রিফিং এরই হয়তো এইভাবে দরকার হতো না। শেষ অবস্থানটা সুনির্দিষ্টভাবে আমাদের কাছে এইভাবে তথ্য নাই। আমরা নানাভাবে আমাদের তদন্তকারী অফিসাররা, আমাদের গোয়েন্দারা চেষ্টা করে যাচ্ছে। আর যেটা আপনি বলেছেন যে উনি সে আসামি বর্ডার পার হয়ে চলে গেছে কিনা, इन सब में सबसे अजीब बात यह है दर्शकों कि वहां की पॉलिटिकल लड़ाई जो है वो अवामी लीग और यूनिस और वहां के छात्र नेताओं के बीच है। लेकिन शेख हसीना से ज्यादा हमले भारत पर हो रहे हैं। ये जो भारत रेटोरिक है वो किसको मदद कर रहा है, इसकी मदद से कौन अपनी रोटियां सेकना चाह रहा है, हम लोग इस पर अलग से बात करेंगे। लेकिन अभी बात ढाका के उस सपने की, इस ख्वाब की जो ढाका आजकल देख रहा है, और उसे अपने ख्वाब से डरना चाहिए क्योंकि ये ढाका के लिए ठीक नहीं है। ओसामा हादी नाम का एक व्यक्ति जो कहा करता था कि नॉर्थ ईस्ट को हम बांग्लादेश से मिला लेंगे, अब वो इस दुनिया में नहीं है। इसी की तरह और भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि जी हम नॉर्थ ईस्ट को सेपरेट कर देंगे, मतलब भारत से काट देंगे, तरह तरह की कहानी कही जा रही है। ओसामा हादी के फ्यूनरल में लाखों लोग जुटे और उसका इस्तेमाल देखिए ये मोहम्मद यूनिस ने क्या किया। वहां जाकर इसने कहा कि भाई ओसामा साहब का जो सपना था वो सपना हर बांग्लादेशी पूरा करेगा। तो ओसामा साहब का सपना था क्या? ओसामा साहब का सपना वो था जिसकी तरफ इनकी खुद की बहन यानी ओसामा हादी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी बहन क्या कुछ कह रही है, बांग्लादेश के कुछ स्टूडेंट्स नेता क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं, फिर अपने वीडियो में आगे इनकी सर्जरी होगी कैसे वो बताएंगे। इंडिया से इंडिया के আমাদেরকে মোকাবেলা করার জন্য আমাদেরকে ঘরে ঘরে মা বোন ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে ট্রেনিং দিতে হবে, কারণ আমাদেরকে এদেরকে মোকাবেলা করতে হবে। আমি ক্ষুদিরাম দেখি নাই, আমি আজাদ দেখি নাই, আমি হাদিকে দেখেছি। হাদি ছিল একটি বিপ্লব,
বিপ্লবী নেতা কাকে বলে আমরা হাদিকে দেখে শিখেছি। নাওয়া খাওয়া সংসার বাচ্চা কাচ্চা ভুলে কিভাবে রাজপথ দখল করে থাকতে হয়, কিভাবে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর, একটা আকুত ভয় কণ্ঠস্বর কিভাবে হয় হাদিকে দেখেছি। আমি বল এটা স্বাধীনতা নয়। ভারতকে চিনতে পেরেছে প্রতিবেশী সকল রাষ্ট্র। মালদ্বীপ ভারতের হাত থেকে আলাদা হয়ে এখন স্বাধীনভাবে বাঁচতেছে। নেপাল ভারতকে গুনেও না। আমরা কি নেপালের চাইতে দুর্বল? আমরা কি বার্মার আমরা কি ভুটানের চাইতে দুর্বল? ভারতকে কে ঠেঙ্গেও না। আপনারা নেতারা ভারতেরকে ভয় দেখেন কেন? সাংবাদিক কামাল বলে, ওর নাম কি, মাসুদ কামাল, ওটাকে ভারতের বিপক্ষে কথা বলো হাসানাত আব্দুল্লাহ। ভারত যদি কিছু, ভারত লম্বার মাথাও চিনতে পারবে না আমাদের। ভারত যদি বাংলাদেশের থেকে তোর নজর তুলে কাশ্মীর, সেভেন সিস্টার্স, হায়দ্রাবাদ, মহারাষ্ট্র লিখিতভাবে আলাদা করে দিতে হবে। এত সুজানা ओसामा हादी की फ्यूनरल के बाद चिटगोंग में इंडियन कॉन्सुलेट के बाहर जबरदस्त हंगामा हुआ। कॉन्सुलेट में पत्थरबाजी की गई, आगजनी का प्रयास किया गया। भारतीय कॉन्सुलेट में कुछ लोगों के चोटिल होने की भी खबर है। वहां पर भारत ने अपना वीजा सर्विस बंद कर दिया है। दर्शकों, ये जो स्क्रीन पर आपको बसेस दिखाई दे रही हैं, ये हमने किसी जमाने में शेख हसीना के समय भारत ने मैत्रीपूर्ण उसमें 15-20 बसें दी थी। भारत ने चूंकि बसों को गिफ्ट किया है तो इन बसों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, आग जलाया जा रहा है। ढाका दरअसल अपने इतिहास से मुंह मोड़ना चाहता है। ढाका अपने तमाम इतिहास को याद दिलाने वाले उन तमाम सिंबॉलिक चीजों को मिटा देना चाहता है। और वो उनको चाहिए, जबकि ये चाहिए कि जो ढाका के रणनीतिकार हैं, और आपको ये भी पता है कि जिस तरह से वहां पर एंटी इंडिया, एंटी हिंदू रेटोरिक चल रहा है, इन सब पर हम लोग लगातार बात कर ही रहे हैं। लेकिन दर्शकों, आप ये समझो कि ये लोग जो सपना देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट मिलाने का, ये मिलाने का, वो मिलाने का, अगर हमने सीरियस ले लिया ना, तो आप यकीन करिए इन लोगों को ये चाहिए, जो ढाका के रणनीतिकार हैं, जो ढाका के खेवनहार हैं, उनको चाहिए कि अपने इतिहास की किताबों से थोड़ा सा धूल हटा कर देखें। 1971 में 13 दिन लगे थे इंडियन आर्मी को बांग्लादेश बनाने में। आज के दौर में 13 दिन नहीं लगने वाला है दोस्त, क्योंकि भारत के पास हथियार बहुत है और सब्र नहीं है। हमारे पास समय की कमी है। हम तुम्हारा ये बकवास तुम ढाका से करते रहोगे, हम सुनते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। दर्शकों, हम आपसे यह बताने जा रहे हैं कि मान लीजिए ढाका अगर ख्वाब देख ही रहा है और उस ख्वाब में अगर इंडिया ने इंटरेस्ट ले लिया, तो ढाका के साथ क्या क्या हो सकता है, बांग्लादेश के साथ क्या क्या हो सकता है, वो सिनारियो बहुत डराने वाला है। इसीलिए दर्शकों, ये जो लोग ढाका में, कुछ लोग, ये जो लौंडे कह लीजिए सामान्य भाषा में, बोलचाल की भाषा में, कि स्कूल कॉलेज के लड़के जिनको लग रहा है कि वो नई दिल्ली और भारत के साथ कुछ कर गुजरेंगे और भारत यूं ही छोड़ देगा, उन तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए जरा हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दर्शकों, 4 रास्ते हैं और मैंने आपसे बोला कि भारत के पास हथियार बहुत है, सब्र बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले यह होगा कि भारत की जो ईस्टर्न कोर है, जो हमारा ईस्टर्न थिएटर कमांड है, जो कोलकाता में बैठा है, वो कुछ कदम चलेगा और रंगपुर डिवीजन, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, रंगपुर डिवीजन तीस्ता नदी को पार करके T-90 टैंक घुसेंगे और रंगपुर डिवीजन अलग हो जाएगा। यानी कि भारत का जो चिकन नेक है, ये वाला इलाका जो है, आपको बार बार चिकन नेक लेकर जो डराया जाता है, ये चिकन नेक का इलाका जो अभी करीब 20 किलोमीटर का है, ये कई सैकड़ों किलोमीटर का हो जाएगा। करीब 200 किलोमीटर का भारत बफर जोन तैयार कर देगा। जो लोग रंगपुर में खड़े होकर भारत विरोधी नारे लगा रहे होंगे, भारत के खिलाफ तैयारी कर रहे होंगे, अचानक उनको यह लगेगा कि उनकी रैलियों, उनकी नारेबाजी को भारत के T-90 टैंक सुरक्षा दे रहे हैं। रंगपुर बांग्लादेश से ऐसे अलग होगा जैसे किसी ने किसी कंप्यूटर का इंटरनेट कनेक्शन काट दिया गया। इतना ही आसान है इंडियन आर्मी के लिए रंगपुर का ऑपरेशन। उसके बाद दूसरा हिस्सा यह हो सकता है कि इंडियन नेवी की ईस्टर्न फ्लीट, जी हां,
इंडियन नेवी की ईस्टर्न फ्लीट बे ऑफ बंगाल में जाकर पिकनिक करेगी और टोटल नेवल ब्लॉकेड होगा। का मतलब ये, न तो तेल के जहाज बांग्लादेश पहुंच सकेंगे, यानी कि चिटग्राम का ये जो चिटगांव पोर्ट है उस पोर्ट का कनेक्शन काट दिया जाएगा। टोटल एक अदृश्य दीवार बीचों बीच बे ऑफ बंगाल में खड़ा कर देगी इंडियन नेवी, तो न तेल जा पाएगा और न जो तुम चड्डी बनियान बेचते हो दुनिया को, वो चड्डी बनियान वाला जहाज बाहर जा पाएगा। अगले 48 घंटों के अंदर हर पेट्रोल पंप पर नो फ्यूल के बोर्ड टंगे होंगे। जी हां, और जब नो फ्यूल का बोर्ड टंगा होगा तो ये लोग जो मोटरसाइकिल पर चढ़कर दिल्ली आना चाहते हैं, इनको तेल तक नहीं मिलेगा और ये सब के सब अपना मोटरसाइकिल छोड़कर वापस अपने घर चले जाएंगे। तीसरा, ये बंगाल के हाशिमारा से उड़ेंगे रफेल। रफेल उड़ेंगे और ये जो ढाका की गलियों में क्रांति की लहरें गुंजायमान हैं, उन्हीं हॉस्टलों और उन्हीं यूनिवर्सिटीज के ऊपर से लो फ्लाई करता हुआ राफेल सोनिक बूम के साथ जब गुजरेगा ना दोस्त, तो ये सारे हौसले, हॉस्टलों के कांच, खिड़कियां उनकी, वो सब एक साथ तितर बितर चकनाचूर हो जाएंगे। फिर जब तुम आसमान देखोगे तो न तो तुमको पाकिस्तान का हवाई जहाज दिखेगा क्योंकि तेल उनके पास है नहीं, और न तो वो तुम्हारे बगल में है। चीन को तुमसे कोई बहुत लेना देना है नहीं, तुम अकेले पड़ जाओगे और तुमको फिर उस समय याद आएगी तुम्हारे औकात, तुम्हारे हैसियत की। चौथा सिनारियो ये होगा मेरे भाई कि जब रंगपुर डिवीजन अलग होगा, नेवल ब्लॉकेड होगा और सोनिक बूम के साथ तुम्हारे हौसले जब पस्त हो जाएंगे, उसके बाद इंडियन आर्मी घुसेगी ढाका में। जी हां, पूरा का पूरा ढाका का लैंड एक्सेस कट कर दिया जाएगा, नेवल ब्लॉकेड होगा। तब इंडियन आर्मी कोई गोलाबारी करने नहीं घुसेगी ढाका में। इंडियन आर्मी ढाका में घुसेगी साइन कराने कि बाबू बच्चा ये सरेंडर पेपर है, इन पे साइन करो। और उसके बाद जो ढाका बनेगा वो ढाका कुछ ऐसा होगा, माफ करिएगा ये ढाका कह रहा हूं, बांग्लादेश कुछ ऐसा होगा। और इस बीच रंगपुर बांग्लादेश खो चुका होगा, चिटग्राम का पोर्ट बांग्लादेश से जा चुका होगा, त्रिपुरा मिजोरम में एनेक्सेशन हो जाएगा, बांग्लादेश वो बचेगा जो आपको यहां दिखाई देगा। और जो लोग भारत के चिकन नेक काटने का, नॉर्थ ईस्ट काटने का सपना देख रहे हैं, शायद उनका सपना उसके बाद टूट जाएगा। और मैंने आपसे फिर कह रहा हूं, इस वीडियो में तीसरी बार कह रहा हूं कि भाई हिंदुस्तान के पास हथियार बहुत है, टाइम नहीं है, तो इतना टाइम हम लगाएंगे नहीं। 1971 में जो देश न परमाणु शक्ति था, न दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत था, बावजूद उसने अगर दुनिया में एक अलग देश, अलग झंडा, अलग मानचित्र दे दिया, तो आज सोचो कि आज क्या क्या कर सकता है। भारत वो नहीं कर रहा है, तो वो इसी वजह से क्योंकि हमें करने की तमन्ना है नहीं। लेकिन अगर उंगली करोगे और बार बार जो किया जा रहा है और तुम्हें लग रहा है कि रैलियों से बोलकर, मंचों से बोलकर तुम बच जाओगे, तो बड़ा मुश्किल काम है मेरे भाई। अगर इंडियन आर्मी ने सीरियस लिया, बफर जोन समझते हो? बफर जोन क्या होता है? बफर जोन वो जो इजराइल ने गाजा में क्रिएट किया है। सैकड़ों किलोमीटर की जमीन जो है इजराइल ने गाजा की कब्जाई है, वहां कोई रहेगा नहीं। हां, लेकिन अपने लिए सुरक्षा हमेशा के लिए तय कर लिया इजराइल। तो अगर आपको वो करना है तो मोस्ट वेलकम है मेरे भाई। मैं फिर कह रहा हूं कि पाकिस्तान के जहाज तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे, एयरफोर्स के। पाकिस्तानी नेवी बे ऑफ बंगाल तक पहुंचे उतनी उनकी औकात नहीं है। चीन को तुमसे बहुत ज्यादा लेना देना है नहीं, अमरीकियों ने तुमको तुम्हारे हाल पर छोड़ रखा है। ये साधारण चुनाव जीतने के लिए तुम्हारे यहां जो ये एंटी इंडिया रेटोरिक और बार बार चिकन नेक जो कर रहे हो, वो चिकन नेक इंडिया कभी भी 20 किलोमीटर से 200 किलोमीटर का कर लेगा, और जो तुम्हारा चिकन नेक है वो साथ के साथ काटेगा भी। अगर आप बांग्लादेश को ध्यान से देखें दर्शकों, तो जो इनके नीति निर्धारक हैं, जो रणनीतिकार हैं, उनको ये समझना चाहिए।
वो भारत जैसे देश से कैसे उलझ सकते हैं? और एंटी रेटोरिक, एंटी इंडिया, ये जो कहानी चल रही है, इसको करके आपको लगता है कि आप बच जाएंगे और आप भारत से टकराने भिड़ने की बात कर रहे हैं। वो यूनिस कह रहा है कि हादी साहब का सपना हम पूरा करेंगे। तो आप अगर बांग्लादेश ध्यान से देखो, एक तरफ हमारा नॉर्थ ईस्ट, दूसरी तरफ पूरा का पूरा भारत, ऊपर की तरफ हमारा सिक्किम, और यहां इंडियन नेवी बैठी है, बे ऑफ बंगाल। आपका लैंड एक्सेस के नाम पे आपके पास कुछ नहीं है, छोटा सा हिस्सा म्यांमार से जुड़ता है यहां पर। और दुनिया से आप जुड़ते कैसे हो? दुनिया से आप जुड़ते हो, यहां एक चिट्टग्राम कह लें पोर्ट है। दुनिया से वही आना जाने का रास्ता है, दुनिया को सामान भेजना, दुनिया से तेल लेना। यार तुम हमसे टकरा रहे हो मेरे भाई। उन रणनीतिकारों को हवा भी लग रहा है कि इंडियन आर्मी क्या क्या कर सकती है। इंडियन आर्मी 13 दिन, जैसा कि पहले बता चुका हूं, 13 दिन नहीं, ये कुछ घंटों का ऑपरेशन है। और उस घंटे भर के ऑपरेशन के बाद बांग्लादेश ऐसा ही बचेगा, जिसमें कॉक्स बाजार, इकलौता अपना चितग्राम का पोर्ट, वो सब बांग्लादेश खो देगा और ढाका दुनिया से कट कर रहेगा। भारत की मनमर्जी और भारत के एहसान पर रहेगा। भारत के एहसान पर तुम आज भी हो। जो लोग भारत में रहकर भी या बांग्लादेश में रहकर चिकन नेक यानी इंडिया के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कट करने की बात करते हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, इंडिया का चिकन नेक करीब करीब 20 से 29 किलोमीटर का है। लेकिन ये वाला हिस्सा जो बांग्लादेश का है दर्शकों, ये जहां चिटग्राम का पोर्ट है, जो हमारे त्रिपुरा और इधर मिजोरम से मिलता है, माफ करिए, यहां मिजोरम से और त्रिपुरा से मिलता है, ये करीब करीब 12 से 15 किलोमीटर का है। आप समझ लो क्या क्या हो सकता है। आपके लिए ये समझना कितना मुश्किल होगा। अरे 1971 में 50 तरह की दिक्कतें थे भाई। आज हमारे साथ वो दिक्कतें नहीं है। हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, चौथी सबसे बड़ी सेना हमारे पास है, दुनिया की तीसरी सबसे बेहतरीन एयरफोर्स हमारे पास है, नेवी सबसे बेहतरीन हमारे पास है। तो इस हिसाब से अगर आप देखो, जो देश 71 में दुनिया को एक नया देश दे देता है, वो देश आज क्या कर सकने की ताकत रखता होगा। इसीलिए ढाका के नीति निर्धारकों को, ढाका में ये जो क्रांति के गुंजायमान नारे हैं, इनको लगाने वाले लड़कों को ये समझना पड़ेगा कि ये लड़के बच्चों की कहानी नहीं है। अपने बाप दादाओं से पूछना, अपने बाप दादाओं से पूछना कि तुम्हारा ये मुल्क बना कैसे। जिस इतिहास से तुम भागना चाहते हो, जिस इतिहास की सच्चाई को तुम मिटाना चाहते हो, तो मेरे दोस्त एक बात समझ लो, इतिहास मिटा सकते हो, इतिहास की सच्चाई, हकीकत को शायद मिटा दो या उस पर मानने या बोलने से बचते रहो। लेकिन अगर ढाका में बैठकर भारत के खिलाफ ये जो कहानी रचोगे और भारत की संप्रभुता पर हमला करोगे, तो मेरे दोस्त, जैसे बनाया था वैसे ही एडिट भी कर देंगे। हम लोग वीडियो में जो अनचाहे पार्ट होते हैं उनको एडिट करते हैं एडिटिंग टेबल पर। हमने बनाया था 1971 में, अब हमें लग रहा है कि बांग्लादेश को कुछ एडिट्स की जरूरत है, तो वो एडिट्स कर दिए जाएंगे आपके साथ। अगर आपके नहीं समझ में आ रहा है तो जरा जो आपका नक्शा है, जो आपकी भौगोलिक स्थिति है, वो जरा ध्यान से देखिएगा, शायद आपके समझ में आ जाए। वरना ध्यान रहे, बहुत नीचे से राफेल फ्लाई करेगा और ढाका की उस यूनिवर्सिटी में, उस हॉस्टल में, जहां भी आप रहते होंगे, उसके शीशे आपको आपकी शक्ल दिखा रहे होंगे। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।